कैटरैक्ट सीरीज़। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से देखो, आफ्टर कैटरैक्ट होता है हमारा। आफ्टर कैटरैक्ट में यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स। एक तो एक एंड ऑफ थैलेमाइटिस तो देखो तुम पहचान लोगे, पूरा ही लाल लाल आंखें हो जाएंगी, उसके साथ हाइपोपायन होगा, ठीक है, रेड आई नहीं होगी, मतलब सिर्फ हाइपोपायन भी होगा साथ में। आफ्टर कैटरैक्ट में से मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट बन जाती है। एंड यहाँ पर देखो एक लेयर आ रही है नेक्स्ट, दैट इज़ आर सोमर्स रिंग, ठीक है, एंड पर्ल्स, एडलिश पर्ल्स बोलते हैं इसको, ठीक है, पहचान लोगे। नेक्स्ट है हमारा अबाउट HIV, ठीक है। HIV में ना हमारे 4 स्टेजेस होते हैं। 4th स्टेज को बोलते हैं हम एड्स, ठीक है। सारी स्टेजेस को नहीं, लास्ट वाली को बोलेंगे। लास्ट वाली काफ़ी ईजी है एक्चुअली। पहले वाले में क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा, जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी होगी, बहुत नॉन स्पेसिफिक है। सेकेंड वाली स्टेज में क्या हुआ, हमारा कैंडिडा आया। कैंडिडा ने क्या किया, अब उसको 3 टाइप का इन्फेक्शन करना है बॉडी में HIV के। तो उसने कहा पहले तो मैं स्किन को करूँगा, फिर मैं उसके मुंह में जाऊँगा, फिर मैं ईसोफेगस करूँगा, ठीक है। तो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस हमारे सेकंड में आएगा, थर्ड के अंदर ओरल आएगा, फिर फोर्थ वाले के अंदर ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड वाले के अंदर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस के साथ हमारा शिंगल्स होता है, जिसमें हर्पिस जोस्टर, पता है तुम्हें, मैंने HIV के अंदर जो हमारा हर्पिस जोस्टर होता है ना, शिंगल्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो ना बाइलेटरल होता है, ठीक है। यूनिलेटरल वाले काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे, अगर बाइलेटरल है तो इट इज़ अ हाईली इंडिकेटिव कि HIV है या फिर ज़्यादा ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में थर्ड वाले में क्या होता है, ओरल कैंडिडियासिस हो गया, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया हो गया, पल्मोनरी TB हुआ, फीवर, डायरिया, मोर देन 1 मंथ, वेट लॉस मोर देन 10%। अगर किसी बंदे को वेट लॉस है मोर देन 10%, आप सोचेंगे कुछ उसको कैंसर वगैरह हो सकता है, राइट। डायरिया, फीवर, बहुत कमज़ोरी आ गई, पल्मोनरी TB हो गया, ओरल कैंडिडियासिस, ये सब हमारे थर्ड स्टेज होगा। फोर्थ स्टेज होगा सबसे सीवियर, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB। देखो TB लोगों को होता है, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB तो ख़राब है ना। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया, कैंसर्स एंड वेस्टिंग सिंड्रोम। अपॉर्चुनिस्टिक कैसे हो गए, देखो कैंसर में कैपोसी सार्कोमा वगैरह है, बहुत फेमस है। अपॉर्चुनिस्टिक में हमारे हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, ठीक है। हमारे वो साइक्लोस्पोरा, ऊस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, देखो क्रिप्टोस्पोरिडियम जो होता है ना, वो सब, उसका नाम कितना बड़ा है, लेकिन उसका जो एग होगा ना वो सबसे छोटा होगा 4 mm, 4 माइक्रोमीटर एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा 4 to 8 लगा लो, 8 आता है हमारा साइक्लोस्पोरा, देन सिस्टो आइसोस्पोरा जो होता है, जिसको हम आइसोस्पोरा बेलाई भी बोल देते हैं, उसका होता है सबसे बड़ा ओवल शेप्ड एग, ठीक है। तो मैंने कैसे लर्न किया, क्रिप्टोस्पोरिडियम का सबसे नाम बड़ा है तो छोटा वाला हो जाएगा। एंड अगर आपको सिस्टो आइसोस्पोरा बोलें, ऐसा लग रहा है 2 नाम को कंबाइन कर दिया, तो या फिर उसको आइसोस्पोरा बोलें तो ऐसा लगता है कि 2 नाम कंबाइंड है, इसलिए मैंने लर्न किया कि वो सबसे लंबा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। साइक्लोस्पोरा वाला बीच का होता है। ओके, ये हो गया हमारा। वापस से रिपीट करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक क्यूटेनियस कैंडिडियासिस सेकंड के अंदर आएगा, साथ में शिंगल्स। वैसे ना क्यूटेनियस कैंडिडियासिस नॉर्मल लोगों को भी हो जाता है एंड शिंगल्स भी नॉर्मल लोगों में मिल जाता है, तो दैट इज स्टेज 2। अब ये ओरल कैंडिडियासिस मिल जाता है बट इतना कॉमन नहीं है, TB भी मिल जाता है, ये तो सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं मिलती है नॉर्मल लोगों में, ठीक है। फीवर, डायरिया फॉर मोर देन 1 मंथ एंड वेट लॉस मोर देन 10%, याद रखना। ईसोफेगस एंड एड्स वाले के अंदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, अपॉर्चुनिस्टिक, टॉक्सोप्लाज्मा भी हो गया सच, ठीक है। कैंसर्स, वेस्टिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट है हमारा डेंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल डेंगी, वार्निंग साइंस एंड सीवियर डेंगी। प्रोबेबल डेंगी के अंदर क्या है, यू आर नॉट श्योर कि डेंगी है बट शायद डेंगी है। फीवर तो बहुत लोगों के होता है। रेट्रो और वाइटल हेडेक एक्चुअली अगर क्वेश्चन में दिया है ना तो हम डेंगी ही मानते हैं, लेकिन एज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मानेंगे। टॉर्निकी का पॉजिटिव होना तो मतलब प्लेटलेट कम होना, प्लेटलेट कम तो ITP में भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ों में होती है, राइट। एंड WBC का कम होना, देखो असल में तो WBC बढ़ना चाहिए, इन्फेक्शन है, लेकिन वायरस ने WBC को कम कर दिया। ये सिर्फ प्लेटलेट कम नहीं करता, WBC को भी कम करता है, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन और भी रीज़न हो सकता है WBC के कम होने में, हमने मान लिया ल्यूकोपिनिया ऐसे ही हो गया, ठीक है। वार्निंग साइंस आएगा हमारा, एब्डोमेन में पेन होना, मतलब कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होना, लीवर का इनलार्ज होना मोर देन 2 सेंटीमीटर, मतलब हिपैटोमेगैली, एंड रैपिड प्लेटलेट का कम होना, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सीरियसनेस है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है एंड डेंगी का पेशेंट है, उसके पास ये ऊपर वाले फीचर्स थे, अब हम थोड़े सीरियस हो गए, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, बाहर की तरफ नहीं है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग कर रहा है वो। वैसे ही अगर किसी इंसान को परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो जाए हम वार्निंग साइन मान लेते हैं यार। हिपैटोमेगैली भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, मोर देन 2 सेंटीमीटर, याद रखना। एंड रैपिड प्लेटलेट, रैपिड वर्ड आ गया,
ठीक है। प्लेटलेट काउंट तो कम हो यहाँ पे भी होती है, जिसके कारण टॉर्निक के टेस्ट कर रहे थे, रैपिड वाला वार्निंग साइन हो गया कि किसी भी टाइम पे इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ सकती है। उसके बाद सीवियर डेंगू के अंदर क्या होगा, सीवियर होगा तो DSS आ जाएगा हमारा। अच्छा, ये हमारा प्लेटलेट कम होने को ही हम डेंगी हेमोरेजिक शॉक वो फीवर बोल देते हैं, सॉरी। अब शॉक तो हमारे सीवियर ब्लीडिंग के अंदर आएगा, LFT इम्पेयर्ड हो जाएगा कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, एंड सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबल डेंगी के अंदर मे बी डेंगी फीवर, रेट्रोवाइटल हेडेक, टॉर्निके, लो WBC, एब्डोमिन वार्निंग साइन के अंदर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड लीवर का इनलार्ज होना एंड रैपिडली प्लेटलेट का कम होना। सीवियर डेंगी के अंदर क्या आएगा, डेंगी शॉक सिंड्रोम, LFT इम्पेयर्ड एंड सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल साइकिल। देखो सेल साइकिल में क्या होता है, हमें याद रखना है डीप का मतलब क्या है, पहले साइक्लिन D काम करेगा, फिर E काम करेगा, AB काम करेगा, तो DE का जोड़ा आ गया, फिर AB का जोड़ा आ गया, ठीक है। अब हमारी क्या होता है, G1 to S, S to G2, G2 से लेकर M जाता है, ये साइकिल होती है हमारी, राइट। S फेज में रेप्लिकेशन होती है, ये सब चीज़ें, सिंथेसिस वगैरह बनता है। एंड याद रखना है S4 सेंसिटिव नहीं, S4 रेडियो रेजिस्टेंट ये क्रॉस निमोनिक होता है, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। G2 to M जो होता है ये हमारा रेडियो सेंसिटिव होता है, ओके। तो अब हमारे ना मार्कर्स होते हैं साइक्लिन, जो कि स्टार्टिंग में एज होता है ना वो काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होता है, वो सब जगह पे काम करता है। हमारे चेक पॉइंटर्स होते हैं, G1 से लेके S जब जाएगा, G2 से लेके M जाएगा, ऐसे लग रहा है हम परमिशन ले रहे हैं जी हम जाएं तो G1 to S जो होता है वो चेक पॉइंटर हुआ, G2 से M भी चेक पॉइंटर हुआ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बताया, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो मेनली G1 to S पे काम करता है, P53 भी, लेकिन P53 इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, तो वो बैकअप के लिए G2 to M पे भी काम कर सकता है, ठीक है। साइक्लिन DEA, A इज़ नॉन स्पेसिफिक तो सब पे काम किया, DE का जोड़ा आ गया एंड देन फिर AB का जोड़ा आ गया। रेटिनोब्लास्टोमा अब कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली क्या होगा, जब जीवन में साइकिल होगा तब वो सिंथेसिस नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपना बस रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में रहेगा। हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में कैसे रहेगा, वहाँ पे फॉस्फोरस कम है। RB ना बहुत डिपेंडेंट पर्सनालिटी है, वो इलोंगेशन फैक्टर के साथ जाके जुड़ जाता है, उसके साथ बातें करने लग जाता है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इलोंगेशन फैक्टर उसको सुन रहा है। तो इलोंगेशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, इलोंगेट करना साइकिल को, तो वो इलोंगेट नहीं कर पाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में तो फिर क्या है कि अपनी सेल साइकिल जो है वो रुक गई, ठीक है, क्योंकि हमें वैसे भी जीवन फेज़ में अपनी सेल साइकिल को बढ़ाना नहीं था, लेकिन अब S फेज़ आ गया, अब हमें साइकिल को बढ़ाना है, राइट। तो अब इलोंगेशन फैक्टर को काम करना है, लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा को बहुत एंग्जाइटी हो रही है, वो अकेला नहीं रह सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको भलोने के लिए फॉस्फोरस को भेज देते हैं। अब वो बेचारा फॉस्फोरस के साथ बातें कर रहा है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, इलोंगेशन फैक्टर वहाँ से कट लेता है और वो अपना काम करा लेता है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स नॉर्मली, ठीक है। अब क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, लेकिन P53 जो है ना वो हमारा मेन पुलिसमैन है, वो ना इसको रेगुलेट करता है कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं कहता, लेकिन जहाँ पर सेल जो होता है हमारा रिपेयरिंग चाहिए होती है, मतलब एबनॉर्मल हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, P53 21 को बुलाएगा, 21 जाके रेटिनोब्लास्टोमा का हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में ही रहने देगा, उसका फॉस्फोराइलेशन होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए P53 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चलने दे रहा है रेटिनोब्लास्टोमा को, जो करना है करने दे रहा है, बट जैसे ही मौका आया तो P53 आकर उसको रोक लेता है। नॉर्मली कैंसरस में इनकी म्यूटेशन हो जाती है तो ये सब नहीं हो पाता, और रेटिनोब्लास्टोमा क्या करता है, हमारा रेटिना का वो, ठीक है, एंड रेटिनोब्लास्टोमा क्रोमोसोम नंबर 13 पे होता है। एंड इसके अलावा क्या बताऊँ आपको, इलोंगेशन, अच्छा ठीक है, एक होता है हमारा E6, एक होता है E7, जो कि हमारा हम कहाँ पढ़ते हैं, HPV के अंदर, राइट। अब कौन से रिलेटेड है उसको कैसे लर्न करें, देखो E6 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, तो P53 E6 से रिलेटेड है, एंड E7 जो है हमारा रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा। बस आप एक यही याद रखना तो हो जाएगा। इसमें और मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, रेटिनोब्लास्टोमा से ओस्टियोसार्कोमा होता है, राइट, वाइट रिफ्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें बच्चे में मिलेंगी, तो हमें उसकी आइज़ निकालनी पड़ेंगी। एंड कौन सी हमें रोजेट्स मिलते हैं, हमें ट्रू रोजेट्स मिलते हैं इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सनर विंटर स्टीन। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, विंटर है इसलिए वरांदे के अंदर बच्चे नहीं खेलेंगे, तो वो चले जाएंगे इधर उधर, ठीक है। तो हमारा मिल गया रेटिनोब्लास्टोमा में, इविंग्स में भी मिलता है, ऐसा कुछ सुना है मैंने, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जब बच्चा पैदा होता है हमें नहीं पता वो जिंदा है कि मरा हुआ है, तो इन हाउ डू वी चेक,
तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। देखो वर्डिन में W है। मिडल ईयर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होने से पहले सांस नहीं लेता है तो उसमें ना बबल्स होते हैं, एंड जैसे ही सांस लिए तो वो बबल्स हट जाते हैं, ठीक है। वर्डिन में W को आप उल्टा कर दो, दैट इज़ मिडल ईयर, रहे ना। और फोडेर में क्या होता है, अच्छा पहले ब्रेस्लो कर लेते हैं। ब्रेस्लो में क्या होता है, एक होता है फर्स्ट लाइफ, एक होता है सेकेंड लाइफ। हम लिटरली क्या कर रहे हैं, उसकी लंग्स को लेके चाकू मार रहे हैं, ठीक है। चाकू मार के हम देख रहे हैं उसमें से एयर बबल आ रहे हैं कि नहीं। उसको तुम फिर पानी में फेंकते हो, ठीक है, पानी में फेंक के चाकू मारते हो तो उसमें एयर बबल्स देखते हो। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बच्चे का जीना, अगर हम देखें ऑर्गन वाइज तो लंग्स हैं। तो फर्स्ट लाइफ इज़ हमारा स्टमक एंड सेकेंड लाइफ इज़ फर्स्ट लाइफ इज़ लंग, सेकेंड इज स्टमक, ठीक है। तो आप पहले लंग में चाकू मारेंगे, सेकेंड में आप स्टमक पे चाकू मारेंगे, ठीक है। फोडेयर एंड प्लॉकेट दोनों ही वेट ऑफ लंग है, एंड इसकी बहुत स्टूपिड ट्रिक है, मेरे को कुछ और मिला नहीं, ठीक है, ये सोची है मैंने, ठीक है। फोडेयर के अंदर हम क्या करेंगे, वेट ऑफ लंग करेंगे, एंड प्लॉकेट में हम वेट ऑफ लंग विद रिस्पेक्ट टू बॉडी वेट करेंगे, ठीक है। तो उसका रेशियो जो है वो कम हो जाएगा ना, इंस्पायर किया होगा। तो जो बच्चे होते हैं वो क्यूट होते हैं। क्यूट कौन से बच्चे होते हैं, जो मोटे मोटे गोलगप्पे होते हैं, राइट। तो प्लो क्यूट, अगर उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसमें लॉजिक यही है बस मेरा लर्न करने का, कि बॉडी वेट याद रह जाएगा आपको, ठीक है। डन, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साग। ये साग है क्या, देखो साग ये है हमारा सीरम का एल्ब्यूमिन माइनस है साइटिक एल्ब्यूमिन। अब साग हमारा बड़ा होता है एंड कम होता है। बड़ा कब होगा, मतलब जब हमारा पहला वाला बढ़ जाएगा एंड दूसरे वाला कम हो जाएगा, तब बढ़ेगा, राइट। तो अब ड्यू टू पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, हाइपरटेंशन से रिलेटेड, वो होता है हमारा साग का बढ़ना, एंड नॉन पोर्टल रीजन जो होते हैं वो साग का घटना। पहले तो आप क्वेश्चन में ना इसी से कर सकते हैं, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये लीवर से रिलेटेड है तो साग का बढ़ना होगा, ठीक है। नहीं कर पाते अपन डिटेल बढ़ते हैं, सही है, ठीक है। एल्ब्यूमिन का कम होना, ओवरऑल एल्ब्यूमिन कम हो गया तो साग जो है हमारा वो कैसे बढ़ेगा, ठीक है। हम एल्ब्यूमिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमारा एल्ब्यूमिन, या फिर अगर कन्फ्यूजन होता है ना, सिंपल याद रखो लीवर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। एल्ब्यूमिन का कम होता है हमारा सिरोसिस, भाई लीवर नहीं काम कर रहा, ठीक है। फिर आता है हमारा लेट बड कैरी एंड लीवर कैंसर। तो लीवर हमारा काम नहीं कर रहा है इन सब में, तो वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बड कैरी का मतलब होता है हिपैटिक वेन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फिर एसाइटिक एल्ब्यूमिन हमारा बढ़ गया, तो पीछे वाला पैरामीटर जो है वो एसाइटिक एल्ब्यूमिन हमारा बढ़ गया। तो कैसे होगा, CHF से होगा, बट अर्ली बड कैरी में होगा बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो CHF है या फिर IVC का ऑब्स्ट्रक्शन है, साइनोसोडल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सारों में ना इतना हाइपर टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा उसमें टेंशन होती है कि वो अपना प्रोटीन जो है ना वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। प्रोटीन बाहर फेंक देता है, तो इसके कारण हमारा एल्ब्यूमिन में, एसाइटिक में एल्ब्यूमिन वगैरह बढ़ जाता है। ये लॉजिक था, एंड इसको इन शॉर्ट बोलूँ तो पोर्टल हाइपरटेंशन याद रखना है, मैं भी ये याद रखने वाली हूँ। साग को इंक्रीज़ होना, लीवर से रिलेटेड सारी चीज़ें, देखो सिरोसिस लीवर से रिलेटेड है, बड कैरी ओवरऑल देखा जाए तो है ही हमारा लीवर से रिलेटेड, लीवर कैंसर तो लीवर ही है, ठीक है। अब IVC ऑब्स्ट्रक्शन, साइनोसाइडल ऑब्स्ट्रक्शन एंड CHF, ये सब हमें, क्रॉनिक हार्ट फेलियर हमें कैसे याद रखना है कि ये सारा भी हमारा लीवर पे इफेक्ट जाता है। पोर्टल वेन्स वगैरह ये सब रिलेटेड होती हैं। नॉन पोर्टल केसेस में क्या होता है, बाइलरी लीक, लीवर से बाहर की बात है, नेफ्रोटिक लीवर से बाहर की बात है, एंड पैनक्रियाटाइटिस तो ऑब्वियसली बाहर की बात है, पेरिटोनियल कैंसर एंड TB। तो यू विल बी एबल टू रूल आउट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बुलिस पेम्फिगॉइड एंड पेम्फिगस वल्गैरिस। पागल हो रखे हैं इस टॉपिक के पीछे, तो कैसे लर्न करना है, मैंने कैसे लर्न किया है, बुलिस पेम्फिगॉइड, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे डायरेक्ट फ्लोरेसेंस पे लीनियर पैटर्न देता है, IgA का डिपोजिशन होता है जब, क्योंकि हमारा ये ना हेमीडेस्मोसोम पे काम करता है। हेमीडेस्मोसोम जो होते हैं ना, जैसे ये मान लो ये पूरी स्किन है, उसके सबसे बेस पे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हेमीडेस्मोसोम सिर्फ बेस पे काम करेगा, तो सिर्फ वही हमारी वो जाएगी ना, फ्लोरेसेंस देगी, तो इससे लीनियर होगा। अब ये किस पे काम करते हैं, हमारे डेस्मोसोम्स पे, जो कि स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। पूरी स्किन है तो ये फिर इतना सारा इन्वॉल्वमेंट होगा डेस्मोसोम्स का, तो ये फिशनेट पैटर्न देता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फिशनेट पैटर्न है, डेस्मोग्लिन है। अब देखो ये आपकी स्किन है, ये स्किन का डीप मोस्ट लेयर है, वहाँ पे हेमीडेस्मोसोम पड़े थे, ठीक है। बेस पे है, बुल्लस इज एट बेस, ऐसे याद करो, ठीक है। अब बेस पे पड़े थे, तो वहाँ पर अगर कुछ भी बुल्ला बनेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि वो जो बुल्ला होगा वो बहुत टेंस एंड डीप होगा,
ठीक है, डीप सीटेड होगा। निकोल्स्की साइन में बेसिकली तुम क्या कर रहे हो पता है, इसका नाम बहुत फैंसी है। तुम एक ग्लास की स्लाइड ले रहे हो और तुम उस बुल्ले के ऊपर स्क्रैप कर रहे हो उसे, ठीक है। तो अगर कोई बहुत डीपली टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर पूरी स्किन की परख है यार, तो कैसे फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। पिंपल को फोड़ के देखो, ऐसे नहीं फूटते ना, क्योंकि वो डीप सीटेड होते हैं, ठीक है। जबकि पेम्फिगस वल्गैरिस में क्या हो रहा है, ऊपर ऊपर वाली हमारी जो स्किन है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो फ्लैसिड बुल्ले बनते हैं। निकोल्स्की साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। वैसे ना मोस्टली केसेस में बुल्ले बनते हैं वो पॉजिटिव होता है। एक यही बुल्लेस पेम्फिगोइडी थोड़े नखरे मारते हैं, ठीक है। लॉजिक भी आपको बता दी है मजाक के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद प्लूराइटिक होगा, ये पेनफुल होता है, साथ में माउथ को भी इन्वॉल्व कर लेगा। सुपरफिशियल है ना, तो इसने कर लिया। एंड देखो फ्लैसिड बुल्ले हैं वो पेनफुल है, तो खुद सोचो कितनी पेनफुल कंडीशन है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये लंग्स है। लंग्स में ना हमारा लेफ्ट हाइलम होता है एंड राइट हाइलम होता है। उसमें ट्रिक क्या है, ABV, एंड राइट वाले में होता है BABV। अब इसको लर्न कैसे करें? आपको A भी याद आ जाएगी क्योंकि वेसल्स याद रह जाती हैं, ब्रोंकस भी पता ही है, ठीक है। आपको अरेंजमेंट भी याद हो जाएगी ABC से ABV। लेकिन राइट में होता है BABV, कैसे लर्न करें? मैंने कैसे लर्न किया है, देखो हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो अब ऑलरेडी हमारे लेफ़्ट साइड को बहुत फुटेज मिल चुकी है एक्स्ट्रा फीचर करके, ठीक है। तो हम सारा टाइम बोलते रहते हैं ना, ऐसे ही राइट वाला किस चीज़ के ऊपर घमंड खाता है कि मेरे पास लीवर है, तो इसलिए वो डायफ्राम को भी ऐसे ऊपर करवा देगा। एंड हम कहेंगे कि हमें लर्न करना है कि डायफ्राम थोड़ा ऊपर होता है राइट साइड पे, तो वो भी थोड़ी ऐसे करता है ना। एंड हमारी किडनी को भी नीचे कर देगा, राइट साइड की किडनी नीचे होता है बिकॉज वहाँ पे लीवर होता है। अब लेफ्ट साइड ने बोला, लेफ्ट साइड भी ऐसे कि मैं ना एक काम करता हूँ, हार्ट को अपनी साइड ले लेता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंस मेरी भी हो जाएगी, वरना हमारी एनाटमी क्या होती, सिर्फ राइट साइड की होती। तो अब हमारा जो राइट हाइलम है ना, उसने कहा कि नहीं, मैं तो फुटेज खाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा हमारा हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी टाइप का है, ठीक है। तो फिर ना अब इसने क्या किया, इसने ब्रोंकस को 2 पार्ट में डिवाइड करके अपने अंदर ब्रोंकस ले लिए। ऊपर वाले को बोलेंगे एपी ब्रोंकस, नीचे वाले को बोलेंगे हाइपो ब्रोंकस, बस इतना ही कहानी है, ठीक है। बाकी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन तो सेम ही होता है, ठीक है। अब हाँ, ये अपन है ना अभी डायफ्राम के बारे में पढ़ा था। डायफ्राम में था I8 10 एग्स, ठीक है। तो यही वो I8 के अंदर फ्रेनिक नर्व आती है ना, वो आगे से जाती है, इंटीरियर होती है हाइलम के, पीछे से पोस्टीरियर टू वेगस जाती है, ठीक है। ये C4 इन ऑरिजिन होती है। नेक्स्ट, पल्सस अल्ट्रेंस। देखो पल्सस अल्ट्रेंस का मतलब क्या है, पहले पल्स थोड़ी आई, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी आई, फिर उसके बाद थोड़ी सी आई, फिर थोड़ी सी बड़ी आई, तो ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन। मतलब कि ना हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बेचारा थक गया है पंप करते करते, वो फेल होने वाला है, बट फिर भी आखिरी दम तक लगा पड़ा है, तो फिर इसलिए वो अल्ट्रेंस की फॉर्म में आता है। बायफेरेंस में क्या होता है, HOCM के अंदर होता है। HOCM वैसे ही बहुत अलग एक्सेप्शंस है, ठीक है। पैराडॉक्सिकस क्या होता है, देखो पैराडॉक्सिकस में टेम्पोनाड में मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में मिलेगा। इसके लिए हम वो ट्रिक नहीं लर्न करते, पे टैक्स। तो पेरिकार्डाइटिस में वो वाई जो होता है ना उसका डिसेंट मिलता है, एंड जो मतलब प्रोमिनेंट होता है, एंड टेम्पोनाड के अंदर टैक्स होता है तो एक्स का मिलता है, ठीक है। एंड हाँ, पार्वस एट टार्डस हमें आयोटिक स्टेनोसिस में मिलेगा। एस फॉर सिंकोप याद रखना, अगर ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर लिखा है ना कि सिंकोप है तो आप समझ जाना वो AS की बात कर रहे हैं मेनली, एंड एट टार्डस मिलेगा। ओके नेक्स्ट, ओके तो इसके अंदर क्या है, हमारा जॉन्डिस के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं हम। क्या होता है प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक में हमारे जो लीवर है ना वो क्या करता है, हमारे बिलिरुबिन को कंबाइन करके कॉन्जुगेट करता है। नॉर्मली हमारा जो स्टार्टिंग में प्री हिपैटिक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, उसका मतलब क्या है, बिना कॉन्जुगेशन का हीमोलाइसिस हो गया तो क्या होगा, हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात क्या है, वो ना एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है, ठीक है। वो अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, उसके पास क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, उसको कोई साथी चाहिए, उसने एल्ब्यूमिन को पकड़ लिया। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुई, एल्ब्यूमिन जो है हमें पता है ना PCT जो होता है सबसे ज़्यादा सबको एब्जॉर्ब कर लेता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो एल्ब्यूमिन हमारा एक्सक्रीट नहीं होगा, तो हमारे यूरिन के अंदर बिलिरुबिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, गट के फ्लोरा बेचारे कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सा जितना हो सकता है उनसे यूरोबिलोजिनन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा हीमोलाइसिस के अंदर प्री हिपैटिक के अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बड़ा होगा, यूरोबिलोजिन बड़ा होगा, यूरिन बिलिरुबिन नहीं होगा। एंड हिपैटिक के अंदर क्या होता है, दोनों मिक्स्ड होते हैं, वो कॉन्जुगेशन होने वाला है एंड कॉन्जुगेशन हो चुका है, दोनों होते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही दिख सकते हैं। यूरोबिलोजिन नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यूरिन बिलिरुबिन होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन
हो चुका है मे बी। एंड पोस्ट हिपैटिक के अंदर क्या होता है, अब सब कॉन्जुगेटेड हो गया, डायरेक्ट है। एंड ठीक है, यूरोबिलिजन क्यों बनेगा, नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हम, ऑलरेडी कॉन्जुगेट हो चुका है। एंड यूरिन बिलिरुबिन जो है उसमें प्रेजेंट होगा, बिकॉज डायरेक्ट वाला कॉन्जुगेशन होता है, एल्ब्यूमिन से बाउंड नहीं होता, वो फ्री फॉर्म में होता है कॉन्जुगेट होने के बाद, एंड वो सोल्यूबल होता है वाटर के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्बल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल। देखो इसको लर्न करना है, एब्जॉर्बेबल को कैसे लर्न करें। पोली दोनों में है ठीक है, मोनो नहीं है, पोली है। पोली गैलेक्टिन एंड पोली ग्लाइकोलिक। ग्लूकोस ग्लूकोस एब्जॉर्ब, आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बर में आएगा पोलीप्रोपाइलिन, हमारे मतलब सूचर भी ग्लूकोज वाले हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारी स्किन भी ऐसी है, ठीक है, हमारी जैसी। एंड इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हो गया, कम टाइम के लिए फॉरेन बॉडी है, लेस इन्फेक्शन हो जाएगा, परंतु लेस कोलाजन डिपोजिशन भी होगा एंड वीक स्कार बनेगा, ये इसका है। तो अगर आपको टेम्परेरी कुछ स्ट्रक्चर करना है तो यू कैन डू द एब्जॉर्बेबल सूचर, अदरवाइज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हम अंदर की तरफ बॉडी में लगाने को यूज़ करते हैं, ये हमारा स्किन के लिए होता है। ओके, तो नॉन एब्जॉर्बेबल अगर होता है ना, तो हम बाहर प्रोन जो जगह होती है उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज ज़्यादा इन्फेक्शन ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, मोर इन्फेक्शन हो जाएगा। कोलाजन का डिपोजिशन गुड होता है क्योंकि वहाँ पे फॉरेन बॉडी है ऑलरेडी, तो फॉरेन बॉडी पे कोलाजन का डिपोजिशन बिकॉज ऑफ रिएक्शन होगी, हमारा होता नहीं है रिएक्शन, पहले न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर मैक्रोफेज आता है, फिर कोलाजन आता है, तो वो वाली रिएक्शन होगी और उसका डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा एंड इसलिए स्ट्रॉन्ग स्कार बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ और कवर कर सकती हूँ, ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखो अभी आजकल बहुत ब्लास्ट हुए तो हम पढ़ते हैं कि ब्लास्ट इंजरीज क्या होती है, विच इज़ सो सैड, बट चलो पढ़ाई के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री ब्लास्ट इंजरी में क्या होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है कि आपकी जो एयर है और बाहर की जो प्रेशर है और अंदर का जो एयर प्रेशर है इतना वेरिएबल हो गया कि आपके अंदर जो एयर फील्ड कैविटीज़ हैं वो सब फट जाएंगी। ठीक है, उसकी ट्रिक होती है TLC, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नहीं भी ट्रिक याद रहती, याद रखो ना, लंग के अंदर हवा है, इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा सीकम प्रोन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोन होता है। सीकम क्यों सबसे ज़्यादा प्रोन होगा, क्योंकि वही सबसे आउट होगा ना इंटेस्टाइन में से, मतलब बाहर एक्सटर्नल में। ठीक है, सेकेंडरी इफेक्ट क्या होगा, अब इमेजिन करो कोई बेचारा ब्लास्ट के पास था, वो उसमें अब उसके ये सब फट गया। ठीक है, वो बहुत पास है, एक तो नहीं, ब्लास्ट इंजरी इन्वर्स टू स्क्वायर लो होती है, इसका मतलब क्या है, जितना दूर होगा उतना कम इम्पैक्ट होगा, बट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, सेकेंडरी ब्लास्ट में क्या है, अगर कोई बंदा थोड़ा दूर खड़ा था, ठीक है, तो वो क्या हो, वो गिर जाएगा। तो ऐसा इमेजिन करना है, आसपास में चाकू वाकू था एंड वो उसके ऊपर गिर गया। ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह पड़ी थी तो पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाएगी। टर्शरी के अंदर क्या होता है, अब कोई बंदा ना थोड़ा और दूर था, ठीक है, और दूर था तो क्या हुआ कि ब्लंट इंजरी हो सकती है, और इतना प्रेशर होता है कि कई बार आपने सुना होगा ना, तो हमारे जो जवान होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, उनकी ना बेचारों की एम्पुटेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रोमेटिक एम्पुटेशन, कोई ब्लास्ट के अंदर था, कान के पर्दे फट गए एंड उनका हाथ नहीं है अब। तो देखो RTE में हमें समझ आता है कि कोई ट्रक ऊपर से चल गया, बट ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस के कारण उनका हाथ तक उड़ जाता है, मतलब समझ रहे हो, इतना प्रेशर होता है। तो दैट इज़ आर ब्लंट इंजरी, बट होती है, तो वो टर्शरी ब्लास्ट के कारण होती है। एंड फोर्थ होता है हमारा ब्लास्ट का इम्पैक्ट, दैट इज़ इनहेलेशन ऑफ बर्न्स। ठीक है, जो ब्लास्ट के बाद बहुत सारे फ्यूम्स हुए, दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर आर RS, वो हो जाता है। पहले वाले में क्या हुआ, जो सबसे पास था उसके कान के पर्दे फट गए, इंटेस्टाइन लंग्स फट गए। सेकेंडरी वाले में पेनिट्रेटिंग हो गया, टर्शरी के अंदर हमारा ब्लंट हो गया, ट्रोमेटिक एम्पुटेशन हो गया, फोर्थ के अंदर क्या हुआ, इनहेलेशन ऑफ बर्न्स हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ओके, एम्प्टी कैन होता है, तो तुम इमेजिन करो एक कैन की बोतल लेके खड़े हो और उसको उल्टा कर रहे हो, तो दैट इज़ योर सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस हमारी हो गई। ड्रॉप आर्म के अंदर क्या होगा, आपने ना एक आर्म को ऊपर किया एंड तो आपने पेशेंट नॉर्मली तो वहीं पर रहना चाहिए ना जहाँ पे आपने छोड़ा, बट कंप्लीट रोटेटर कफ टीयर के अंदर वो उससे नहीं मेंटेन होगी पोजीशन। ठीक है, तो ड्रॉप आर्म में कंप्लीटली एकदम नीचे, तो ऐसे लर्न कर लो, कंप्लीट रोटेटर कफ का टीयर हो गया। नीर इम्पेजमेंट, पहली बात तो नीर क्लासिफिकेशन हमारी इसी के लिए होती है, शोल्डर डिसलोकेशन के लिए। तो नीर इम्पेजमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, पेनफुल आर्क। पेनफुल आर्क क्या होता है, हमारा पार्शियल टीयर। ठीक है, याद रखना है, कंप्लीट टीयर नहीं, पार्शियल टीयर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। तो ये हमारी सुप्रास्पाइनेटस यही है ना, देखो
लॉजिक क्या है, 0 to 15 डिग्री हमारे सुप्रास्पाइनेटस कराती है, इसको कौन सप्लाई करता है, हमारी सुपीरियर स्कैपुलर नर्व, ठीक है। एंड 15 to 90 डिग्री हमारा कराएगा कौन, डेल्टॉइड, जिसको कौन सप्लाई करता है, एक्सिलरी नर्व। एंड हमारा टीरीज माइनर को भी कौन करता है, हमारा एक्सिलरी नर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा बाकी का जो होता है, बाकी सारी मसल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो पेनफुल आग होता है 60 to 120 डिग्री के अंदर, इसी को बोलते हैं हम नहीं, इसको नहीं बोलते, इसके अंदर क्या होता है, हमारा पार्शियल टीयर होता है, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस में, ये याद रखना है। एंड एक होता है हमारा जो इंटरनल रोटेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं हम अपना फ्रोजन शोल्डर, जो काफ़ी फेमस होता है, वो ना हमारा क्या करता है, कैप्सुलाइटिस कर देता है, ठीक है। कैप्सुलाइटिस बाहर से अगर कुछ कर रहा है तो दैट इज़ आर इंटरनल रोटेशन में दिक्कत, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। एंड सब कैप्सुलरिस में दिक्कत होती है असल में, जो सब कैप्सुलरिस लिफ्ट ऑफ साइन है ना, लिफ्ट ऑफ साइन में हम क्या करते हैं, उसकी बाजू पकड़ के पीछे से मोड़ देते हैं, दैट इज़ सब कैप्सुलरिस, एंड यही हमारा कराता है फ्रोजन शोल्डर। एंड साथ में इसमें कैप्सुलाइटिस भी बोलो, कैप्सुलरिस में ही कैप आ रहा है, तो आप लर्न कर सकते हैं। वैसे पेनफुल आग क्या होता है हमारा, सब एक्रोमियल बर्साइटिस एंड साथ में पार्शियल टीयर। एक बार मैं वापस बोल देती हूँ, आई नो कन्फ्यूजन हो गया। देखो हमारा एम्प्टी कैन क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। ड्रॉप आर्म में क्या है, कंप्लीट रोटेटर कफ का टीयर, जबकि सुप्रास्पाइनेटस का अगर पार्शियल टीयर हुआ तो दैट विल बी आर पेनफुल आर्क सिंड्रोम, ठीक है। कंप्लीट टीयर के अंदर तो आप अपना हाथ उठा ही नहीं पाएंगे 0 to 15 भी, तो इसलिए वो हो गया। और उसका सेकेंड रीज़न क्या हुआ, हमारा सब एक्रोमियल बर्साइटस, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारा लिफ्ट ऑफ साइन, मतलब इंटरनल रोटेशन हम बैक पे करते हैं, तो दैट इज़ आर फ्रोजन शोल्डर, जो कि लोगों में होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, ऑटो इम्यून डिसीज, कुछ भी। एंड सब कैप्सुलरिस में, और या फिर बोल सकते हैं कैप्सुलाइटिस, ठीक है, इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है, हो गया सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो डीएनए पॉलीमराइजेशन, ये प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे प्रूफ रीडिंग करेंगे डीएनए पॉलीमराइजेशन वाले, 1 2 3। तीसरा वाला जो होता है ना, वो रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। दूसरा वाला रिपेयर करता है। पहले वाला क्या करेगा, वो रिमूव करेगा प्राइमर को, एंड उसके बाद लाइगेज एक्टिविटी भी होती है उसके अंदर, ठीक है। डीएनए लाइगेज सीलिंग के लिए है, लेकिन उसको भरने के लिए थोड़ा सा चाहिए ना, तो वो दैट विल बी 1। एंड रिपेयर भी करें। प्रूफ रीडिंग तो तीनों ही कर रहे हैं। प्रूफ रीडिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, हमारा सब कुछ एक्टिविटी 5' to 3' में चलता है, एक तो ये याद रखना, ठीक है। एंड जो हमारे प्रूफ रीडिंग होती है वो 3' to 5' में होता है। एंड 1 वाला रिमूव करेगा प्राइमर को, रिपेयर भी करेगा, सेकंड वाला भी रिपेयर करेगा, रेप्लिकेट, अब ये कुछ और काम क्यों नहीं करना है, काफ़ी बड़ा काम कर रहा है ये ऑलरेडी ना। थर्ड वाला रेप्लिकेट करेगा। हेलिकेज जो होता है वो एक्टिवली अनवाइंड करता है, एक्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, अनवाइंडिंग करेगा डीएनए का एक्टिवली, ठीक है। तो क्या होता है, तुम कोई गुथ है, ठीक है, नोट्स बने हुए हैं, तो उसको खींच रहे हो, ठीक है, उसको अनवाइंड करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होता है उसको, कौन टॉर्शन के कारण टेंशन जो होता है उसको हमारा हटाता है टोपो आइसोमरेज, ट अपने आप हो जाएगा। फिर आता है सिंगल, ये एक कुछ होता है SSB, वो क्या करता है, प्री मेच्योर रीनलिंग। अब तुमने क्या किया, उसको अनवाइंड कर दिया, अब टॉर्शन को भी हटा दिया, अब वो वापस से भी तो कंबाइंड हो सकता है, तो हमें कोई स्टॉपर जैसा चाहिए होता है, दैट इज़ आर SSB। लाइगेज के तो नाम में ही सीलिंग आ रहा है। अब देखो हमारी ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, तो वो क्यों होती है, हम 5' एंड उसको ट्रांसलेशन के लिए भेजेंगे, राइट। तो क्या हो सकता है उसमें, उसको वो पकड़ के वापस से म्यूटेट कर सकते हैं, कुछ और हमने हमने कुछ और RNA ऐड कर दिए, उन सबको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर स्टॉपेज लगा देंगे, जिप बंद कर देंगे दोनों साइड से। तो जो 3' पे हम जिप लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉली ए टेल, एंड 5' पे जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हम 7 मिथाइल G गैप। अब इसको मैंने लर्न कैसे किया है, 3 and 5 में से सबसे छोटा 3 है, तो A, ठीक है। फिर उसके बाद 5 के अंदर हम इसलिए बाकी लगाएंगे, A हमें पता चल गया तो G तो हमें अपना पता चल जाएगा, ठीक है। वापस से बोल देती हूँ, प्रूफ रीडिंग सारे डीएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं, 1 2 3। 3 वाला रेप्लिकेशन करेगा, सेकेंड वाला रिपेयर करेगा, 1 वाला रिपेयर भी करेगा, प्राइमेज को भी हटाएगा, 1 है ना उसका नाम इसलिए तो, ठीक है, और गैप को भी फिल करेगा, लाइगेज वाला उसको सील कर देगा, हेलिकेज वाला एक्टिवली अनवाइंड करेगा, टेंशन को हटाएगा हमारा टोपो आइसोमरेज, SSB एक्ट्स लाइक अ स्टॉपर, डीएनए लिंक नहीं होने देगा, एंड 3' पे A आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने सब कवर कर लिया था, मैं देख देती हूँ कुछ और मिला ना मुझे, ये सब हो गया है,
ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। गाइस हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है एक्चुअली, ये भी बता दिया है। ठीक है, अब कुछ और होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू। ये सब मैं ना छोटी कॉपी के अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, वहाँ से कर लेना। मैं एक और अलग से प्लेलिस्ट पे बना दूँगी। थैंक यू।